Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukhtaratu myself Forum Shazad Jawad Advocate and you are watching my YouTube, TikTok and Facebook page. सिविल लॉ सीरीज के तसलसल से आज की वीडियो फैमिली लिटिगेशन, फैमिली केसेस और फैमिली कोर्ट से मुताल्लिक है। एक क्वेश्चन आया जनरली सिविल जजेस के एग्जाम में, which was the Family Court Act 1964 was enacted to provide an informal, speedy and conciliatory mechanism. Identify specific provisions of the act that were designed to serve the purpose and examine with reasons why these provisions have failed in practice. Kindly address the mandatory conciliation mechanism, the role of judges as conciliators, and the structural impediments to genuine reconciliation within the adversarial model. पूछा ये गया सवाल में कि जो फैमिली कोर्ट एक्ट है 1964, ये जब बनाया गया तो इसको बनाने का मकसद ये था कि एक गैर रस्मी और तेज तरीन मसालती निज़ाम प्रोसेस दिया जाएगा फैमिली मुकदमात में, और इसी वजह से कुछ दफात भी शामिल की गई फैमिली कोर्ट एक्ट में। लेकिन ये दफात, ये चीज़ें प्रैक्टिस में आने के बाद नाकाम हो गई। तो क्या वजूहात थी इस नाकामी की, और वो कंसलेशन मैकेनिज्म जो था, जो इस एक्ट की बड़ी खूबसूरत चीज़ थी, वो क्यों नाकाम हुआ? जजेस का किरदार एज कंसलेटर क्यों नाकाम हुआ? और स्ट्रक्चरल इम्पेडिमेंट्स कौन से हैं जो जेन्युइन कंसलेशन जो है उसको उभारते हैं? तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए जी, जो बुनियादी मकसद था फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 को बनाने का, वो था कि स्पेशलाइज्ड फोरम दिया जाए फैमिली मामलात में जो लेस टेक्निकल हो, लेस एडवर्सियल हो, और बहुत ज़्यादा उसमें मसालियत का अंसर मौजूद हो, ताकि सिविल लिटिगेशन और फैमिली लिटिगेशन में फ़र्क ज़ाहिर हो। तो मुकन्नना नई लेजिस्लेशन ने इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए और फैमिली रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए ये तमाम अनासर इसमें डाले। कौन कौन से? कि इनफॉर्मल एडजुडिकेशन होगी, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ फैमिली डिस्प्यूट होगा, और प्रमोशन ऑफ रिकंसिलिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोसेस होंगे। और इसके लिए बाकायदा फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में सेक्शन 17 दिया गया, विच इज फॉर नॉन एप्लीकेशन ऑफ सीपीसी एंड एविडेंस एक्ट। कि जनाब सेक्शन 17 में कहा गया कि सीपीसी और क्यूएसओ फैमिली कोर्ट के प्रोसेस में अप्लाई ही नहीं होंगे। वजह वही थी कि जो टेक्निकल ऑब्जेक्शंस थे उनको कम किया जाए, प्रोसीजर को आसान किया जाए, सिंपल किया जाए, प्रोसीजरल डिले कम हो, और फ्लेक्सिबल एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस हो, स्ट्रिक्ट या रिजिड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस ना हो। इसी के साथ साथ सेक्शन 11 दिया गया, जिसमें कहा गया कि द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कैमरा प्रोसीडिंग भी पॉसिबल हो गई, उनको भी अलाउ कर दिया गया। सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 एंड सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 इसमें डाला गया कि एक बड़ा ही शॉर्ट टाइम दिया गया रिटर्न स्टेटमेंट के लिए, और फॉरन रिकंसिलिएशन जो प्रोसीडिंग थी पार्टीज में वो स्टार्ट की जाए, ये इन सेक्शन में बताया गया। सेक्शन 12 में कम अज कम पेशियों पर इत्तेफाक किया गया। कहा गया कि दिस एक्ट डिस्करेजेस अननेसेसरी एडजमेंट्स एंड इनवाइजेज डे टू डे हियरिंग। मकसद वही था कि फैमिली डिस्प्यूट्स जो हैं वो डायरेक्टली वुमेन और चिल्ड्रन को चूंकि डील करते हैं, इसलिए डिलेड जस्टिस डिफीट वेलफेयर ऑफ जस्टिस, ये इसमें कहा गया। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को सिंप्लीफाई कर दिया गया, अपील का टाइम लिमिटेड रखा गया, और जो मैंडेटरी कंसिलिएशन मैकेनिज्म था वो इसमें पुट किया गया अंडर सेक्शन 10। वो क्या कहता था कि रिकंसिलिएशन इज नॉट ऑप्शनल, द जजेस मस्ट एक्टिवली अटेम्प्ट सेटलमेंट। कि ये कोई ऑप्शनल नहीं होगा रिकंसिलिएशन का प्रोसेस। जजेस जो हैं वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि फैमिली मुकदमात में हल जो है, उसका सोल्यूशन जो है वो प्रायोरिटी बेस्ड सेटलमेंट के तौर पे हल किया जाए, सुलह जोई की जाए। और इस फिलॉसफी के पीछे जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल थे, जो किस चीज को, वो एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ फैमिली डिस्प्यूट्स को फेवर करते थे। सुपीरियर जुडिशरी जितनी भी हमारी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने बार बार इस रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को हतमी और यकीनी बनाने के लिए बहुत कोशिशें की। जजेस का जो किरदार है एज कंसिलेटर्स, इस एक्ट में 1964 के एक्ट में फैमिली जज को ड्यूल रोल अदा करने का कहा गया। नंबर 1 रोल ऑफ ए जज एज एडजुडिकेटर, एंड नंबर 2 रोल ऑफ ए जज एज मीडिएटर और कंसिलेटर। उससे क्या है कि जजेस को पाबंद किया गया कि वो केसेस में हॉस्टिलिटी को कम करें, कंप्रोमाइज को इनकरेज करें, और जितना मुमकिन हो सके फैमिली रिलेशंस को मजबूत करें, और सबसे ज्यादा जो बच्चों की वेलफेयर है उसको प्रायोरिटाइज करें। अब सवाल ये होता है कि क्यों ये जो मकासद थे जब हासिल करने में नाकाम रहे?
तो पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि कंसोलिडेशन का जो प्रोसेस था ये महज एक रस्मी प्रोसेस बन के रह गया। वजह यह है कि प्रैक्टिस में ऑफन जजेस रिकॉर्ड स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट, सिंपली लिख देते हैं रिकंसिलिएशन फेल्ड, मसालियात नाकाम, कोई मीनिंगफुल डायलॉग नहीं होता, और ना ही पार्टीज को जो है वो कोई सेपरेटली इंडिपेंडेंटली उनको काउंसल किया जाता है। ये जवाब क्या है? एक्सेसिव केस लोड है, बहुत ज्यादा बर्डन है जजेस पे, अदालतों पे केसेस का, और उसके खिलाफ जजेस भी कम है, तादाद कम है, मीडिएशन की ट्रेनिंग की कमी है, और जो स्टैटिस्टिक्स हैं, डिस्पोजल स्टैटिस्टिक, उसका बड़ा प्रेशर है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं एज वेलफेयर एक्सपर्ट, उनकी भी बहुत कमी है, साइकोलॉजिस्ट कम है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स ना होने के बराबर हैं, ट्रेन मेडिएटर्स ना होने के बराबर हैं, गार्डियंस एड लाइटम ना होने के बराबर हैं, फैमिली काउंसलर्स ना होने के बराबर हैं। इसीलिए जजेस अलोन मस्ट परफॉर्म रिकंसिलिएशन डिस्पाइट लैकिंग स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, और इसकी वजह से जो इफेक्टिव मैकेनिज्म है कंसोलिडेशन का वो उस पर असर पड़ता है। एक और बड़ी वजह इसकी नाकामी की, इस पूरे निज़ाम की, वो है कि जो हमारे वकला हज़रात हैं वो रीइंफोर्स कर देते हैं एडवर्सरियल लिटिगेशन की। मिसाल के तौर पर जज इतनी सख्त और एग्रेसिव करते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं, बहुत से टेक्निकल ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, और इसके अलावा लॉयर जो सबसे इनकी बड़ी खूबी है कि डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते हैं, और कभी कभार मैंने विटनेस किया है अपने कई केसेस में कि लॉयर्स ट्राई टू असैसिनेट द कैरेक्टर ऑफ अ विटनेस विच इज़ वेरी बैड। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंपेरिलमेंट जो हैं, वो क्या है जेन्युइन रिकंसिलिएशन के लिए। तो उसके लिए हमें देखना चाहिए कि जब कोई भी दावा केस फाइल होता है तो जजेस को फौरी तौर पे उस मसले को, उस डिस्प्यूट को हल करने के लिए कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स पे इत्तेफाक करना चाहिए, बिकॉज जज इज नॉट एन एडजुडिकेटर एज वेल, ही इज अ कंसिलेटर। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो जजेस को ये करनी चाहिए कि कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स को वो स्ट्रांग बनाएं। बेशक हैवी केस लोड है, लैक ऑफ टाइम है, बट इन सब के होते हुए भी कोशिश ये होनी चाहिए जजेस की, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की, कि कंसिलिएशन जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्ट्रांग करें और पार्टीज को मजबूर करें कि दे कम टू द पॉइंट ऑफ कंसिलिएशन। सोशल जेंडर रियलिटीज भी काफ़ी उसमें इम्पैक्ट पैदा करती हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है, कोलिजन है, पैट्रियार्चल प्रेशर है। इन तमाम चीज़ों की वजह से जो रिकंसिलिएशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सुपरफिशियल सी नजर आती हैं, या लगती है कि जैसे मजबूरी के तौर पर किया है। और अक्सर औकात औरतें जो हैं दे समटाइम्स एग्री टू सेटलमेंट्स नियरली ड्यू टू फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी रादर देन जेन्युइन कंसेंट। माली दबाव की वजह से वो मसाले कर लेती हैं, दिल से जेन्युइनली वो एग्री नहीं होती। और इसकी वजह क्या है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग की कमी है, काउंसलर्स की ट्रेनिंग की कमी है, काउंसलर मौजूद ही नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से, इन तमाम ड्रॉबैक्स की वजह से जो है जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है, जिसको बनाया गया था एक्सपीडिएंट और इनफॉर्मल तरीके से फैमिली मुकदमात को हल करने के लिए, वो नाकाम रह जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत रहूँगा, और मेरे यूट्यूब चैनल खुर्रम जोड़ा 888, टिकटॉक ID द वन, और फेसबुक पेज खुर्रम जोड़ा को काइंडली फॉलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो डिस्कशन के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त। स्टे कॉन्टेक्ट, बी इन टच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।